आईटीसी के 10 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर आईटीसी के होटल कारोबार का मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज जो एडजस्टमेंट होगा आईटीसी के शेयर में वो लगभग 18 से 22 रुपये होगा, जिसकी जितनी वैल्यूएशन अजम्पशन है उस हिसाब से आपको आईटीसी के शेयर में एक एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो एक्सपेक्ट कीजिए 18 से 22 रुपये शायद आज आईटीसी नीचे की तरफ एडजस्ट हो, क्योंकि जो होटल कारोबार है वो डीमर्ज होने वाला है। अगर हम होटल कारोबार की बात करें तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग 140 ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं और लगभग 13,000 रूम्स के साथ ये अपनी इन्वेंट्री को बाज़ार में उतारते हैं। ताज होटल्स के बाद आईटीसी का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है और 2030 तक कंपनी का टारगेट है कि लगभग 18,000 रूम्स और 200 होटल्स खोले, जिसके अंदर 35% होटल जो हैं कंपनी ओन करेगी। कंपनी डेट फ्री है और नेट उनके बुक्स पे कैश होता हुआ नज़र पड़ेगा। अच्छा, जो आईटीसी का होटल कारोबार है उसकी किस तरीके से वैल्यूएशन देंगे, तो जैसे कि मैंने कहा 1:10 का डीमर्जर रेशियो है और लगभग जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन है वो 150 से 180 रुपये के बीच में है। जैसा जैसा ब्रोकरेज है वैसा उनका अजम्पशन है, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू जो आती है 1 साल 2 साल में वो करीब 250 से 300 रुपये प्रति शेयर आती है। लेकिन ये एक बात जान लीजिए कि फ्राइडे को सारे आईटीसी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है वो एक्सपायर हो गए थे। आज फिर से एक बार फ्रेश डीमर्जर के बाद सारे के सारे फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आईटीसी पे ट्रेड होंगे और आईटीसी होटल्स जो है 51वीं सेंसेक्स की जो है एंटिटी बनेगी और 31st सेंसेक्स की एंटिटी बनेगी, क्योंकि निफ्टी की, क्योंकि जो रिलायंस और रिलायंस जियो के बीच में डीमर्जर था उसी तर्ज पे आपको यहाँ आईटीसी और आईटीसी होटल्स के डीमर्जर का कॉर्पोरेट एक्शन इंडिसेस पे भी होता हुआ दिखाई देगा। तो ये शेयर पे नज़र रखें। आज शायद जैसे कि मैंने पहले कहा 18 से 22 रुपये के आसपास एक्स डाउनवर्ड रिवीजन आपको आईटीसी के शेयर में होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, जैसे जियो के टाइम पे हुआ था, जतिन ने बोला निफ्टी की 51st कंपनी और सेंसेक्स की 31st कंपनी में डमी टिकर होगा। ये एक्चुअल ट्रेडिंग अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको स्टार्ट होने में। और अब बहुत लोग पूछेंगे कि अगर 200 रुपये अगर आप एक अजम्पशन कर रहे हैं तो स्टॉक 20 रुपये क्यों कम होगा, क्योंकि वो 10:1 का एक रेशो है। उस हिसाब से आज आईटीसी फोकस में रहेगा। मयूरेश, आईटीसी आज एक्स खुलेगा, ये मान लीजिए 20 रुपये नीचे खुलता है, 460 बाय होगा क्या वहाँ पर? नहीं, अच्छा विकल्प है एंड ऑब्वियसली आई थिंक ये डीमर्जर की न्यूज विल प्ले ऑन द प्राइस, बट जनरली जैसे एक परफॉर्मेंस रहा है, होटल्स डिवीजन हैज डन एक्सेप्शनली वेल। जनरली होटल इंडस्ट्री इटसेल्फ विल एक्सपेक्टेड टू डू ठीक ठाक अगले कुछ तिमाहियों तक। जो सिगरेट का कारोबार है ये ठीक ठाक करनी चाहिए, हालांकि अटकलें वापस लगेंगी बजट के आसपास सिन टैक्स को लेके, जिसके वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी शायद स्टॉक में रह सकती है बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेशन। और जो अदर बिजनेसेस है इंक्लूडिंग एग्री ट्रेडिंग, आई थिंक दे आर परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल एज वेल। मुझे सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक आई थिंक बजट प्राविधान क्या रहते हैं इनफैक्ट सिन टैक्स को लेकर, और दूसरा जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कुछ हफ्तों पहले इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू न्यू बिजनेसेस, जहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ देयर कैश फ्लोज विल प्रोबेबली गेट डिप्लॉयड। इसमें क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, क्योंकि ये अगर अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट होता है तो शायद कैश फ्लोज थोड़े कम हो जाएंगे ओवरऑल बेसिस पे बिकॉज ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेसेस, जो रिटर्न रेशियोज को थोड़ा कैलिब्रेट कर सकता है। तो आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। बट ये दो डेवलपमेंट्स में देखना चाहता हूँ जो अगले कुछ हफ्ते में हो सकते हैं। बात है भाई, एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आज 9 से 10 बजे वो स्पेशल प्री ओपन सेशन कैपिटल मार्केट्स में, जिससे प्राइस डिस्कवरी एक बार वो 9:45 के आसपास प्राइस डिस्कवर हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होंगे और 10 बजे से दरअसल वायदा में और कैश में एक्चुअल ट्रेडिंग की फिर शुरुआत होगी। ये है आईटीसी का आज का अपडेट। इस बीच टाइटन के भाई साहब क्वार्टरली अपडेट, टाइटन के मैक्रोटेक के स्क्रीन जितनी बार आप नीचे देखेंगे टिकर टीम अपडेट देती चली जा रही है, झड़ी लगी हुई है। टाइटन का 26% साल दर साल ज्वेलरी बिजनेस में उछाल देखने को मिला है। वॉचेज में 15%, आई केयर में 18%। दिख तो ठीक रहा है, खैर ये ठीक रहा है, सीजन भी अच्छा रहता है Q3 इनके लिए। प्लस वो गोल्ड प्राइसेस नीचे आई थी ना, वो बजट में जो ड्यूटी कम हुई थी तो उसके बाद वो जो गोल्ड प्राइसेस में नीचे आई थी तो लोगों ने थोड़ा उसका भी फायदा उठाया होगा, तो इस वजह से भी थोड़ा सा अपडेट उनकी अच्छी रही होंगी। लेकिन हाँ, अपडेट मतलब 26%, कांट स्कॉफ एट दैट। बट आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बड़े स्टॉक्स की कड़ी में जोड़ लीजिए एक और टाइटन भी रडार पे, और अब चला जाए दिल्ली लक्ष्मण के पास। अब क्या 6 तारीख हो गई, 1 तारीख को आना 1 फरवरी को बजट, और लक्ष्मण से कौन बेहतर आपको तमाम झलकियां देने के लिए बजट में निर्मला सीतारमण क्या सोच रही हैं, क्या तैयारी हो रही है, क्या पॉसिबल अनाउंसमेंट हो सकते हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, क्या लेके आए आज हमारे लिए?
जी गुड मॉर्निंग। दरअसल आज बजट को लेकर मैं एक खबर ये देने वाला हूँ जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। वो ये है कि आम लोगों के लिए क्या राहत मिलने वाली है। तो जो मुझे सूत्रों से पता चला है कि बजट का जो अभी तक खाका तैयार किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हो सकता है कि लोगों के बीच में पैसा उनके हाथ में सीधे तौर पर दिया जाए ताकि कंजम्पशन बढ़े। तो कंजम्पशन जो है बजट की पूरी थीम रहने वाली है, जो मुझे सूत्रों से संकेत मिल रहा है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया जा सकता है वह है इनकम टैक्स में रियायत देने को लेकर के। तो इनकम टैक्स में रियायत देने से फ़ायदा ये होगा, जो वित्त मंत्रालय सूत्र कह रहे हैं, कि सीधा जो है उसमें आपको बजट में लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो फिर वो आपको मार्केट में उसका असर दिखेगा, बाजार में खपत बढ़ेगी। तो इनकम टैक्स में रियायत देने के 2-3 अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। एक तो यह है कि सीधे तौर पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50 से 75 हज़ार किया गया था उसमें और बढ़ोतरी कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए, क्योंकि इससे लोग टैक्स नेट के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन लोगों को राहत भी मिल जाएगी। दूसरी जो बड़ी राहत यहाँ पे देने के विकल्प के देखे जा रहे हैं कि 20% और 30% के बीच में काफ़ी कम का फासला है, लेकिन टैक्स के रेट अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 12 लाख से 15 लाख की आमदनी पर सीधे 20% लगता है, 15 लाख से आमदनी बढ़ गई तो सीधा 30% लग जाता है। तो इस दोनों स्लैब में आप फेरबदल देखेंगे तो इस रेंज में आपको एक बड़ा राहत मिलने की संभावना दिखाई जा सकती है। और तीसरा कि इनकम टैक्स छूट की सीमा में कम से कम 50,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दीजिए। इनकम टैक्स में राहत मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ये सारे विकल्प हैं। और एक और उपाय ये है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाले जितनी भी स्कीम है, चाहे मनरेगा हो, प्रधानमंत्री सम्मान योजना हो जिसमें किसानों को पैसा दिया जाता है, तो इन सब में भी शायद रकम में बढ़ोतरी आपको देखने को मिले, क्योंकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इसमें रकम बढ़ाया जाता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है सो खपत में दिखता है, खपत बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों के हाथ में पैसा जाए तो पैसा खर्च करें, ना कि वो कहीं सेविंग में इस्तेमाल कर लें। ये एक चुनौती है सरकार के सामने, इसलिए अलग अलग रास्ते तलाशे जा रहे हैं और बजट से 2 हफ्ते पहले के आसपास इन सबको अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर आपको और डिटेल में बताऊंगा। ना दें तो मैडम, हम पक्का खर्च करेंगे। आप कुछ कहने वाले थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल होपफुली कुछ आए ऐसा, जिसमें मैं कह भी रहा था कि थोड़ा सा लोगों के हाथ में पैसा आए, उसके बाद चीज़ आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आशीष और शो में, और अब काफ़ी स्टॉक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। कंचन और श्रेया दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी। शुरुआत करेंगे HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक के Q3 अपडेट्स के साथ। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं HDFC बैंक के साथ। क्वार्टरली बेसिस के मैं नंबर आपको बता देती हूँ। ग्रॉस एडवांसेस में यहाँ पे करीबन हमें 0.9% का एक अपसाइड देखने को मिला है। ये आके खड़ा हो गया है 25,425 बिलियन पर। डिपॉजिट की अगर तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी करीब 2.5% का इजाफा आया है। कासा डिपॉजिट जो है वो हमें करीबन 1.5% गिरते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन टाइम डिपॉजिट जो है वो करीबन 4.5 से 5% यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। AUM की तरफ अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पे करीबन 2.5% का इजाफा आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये हो गया है 26,575 बिलियन का। कासा रेशियो वहीं पे करीबन 34% आया है इस बार, जो कि पिछले क्वार्टर में 35.34% पे था। और अगर वहीं पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की तरफ नजर डाली जाए तो वो भी इस टाइम पे 99.18% है, जो कि पिछले क्वार्टर में हमें करीबन 100% का देखने को मिला था। ये तो बात थी HDFC बैंक की। अब बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। यहाँ पे जो एडवांसेस हैं वो 3% बढ़ते हुए नजर आए हैं, और ये इस बार रजिस्टर किए गए हैं 3.67 लाख करोड़ के। अगर इस टाइम पे डिपॉजिट्स देखा जाए तो वहाँ पे करीबन 1% का डाउनसाइड हमें देखने को मिला है 4.09 लाख करोड़ पे। रिटेल डिपॉजिट जो है वो इस टाइम पे 3.5% बढ़ते हुए नजर आए हैं, और साथ ही साथ अगर कासा रेशियो की तरफ नजर डाली जाए तो वहां पे करीबन 39% का हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। जो कासा रेशियो है वो 38.5% से घट के हो गया है इस बार 34.9% का, यानी कि करीबन 4% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। ओके, तो ये 2 बड़े बैंकों पर अपडेट। श्रेया के पास चलते हैं और आज HDFC बैंक पर ब्रोकरेज ने क्या कहा तो उस पर एक नजर डालते हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नोमुरा और जेफरीज की रिपोर्ट आई HDFC बैंक पे। नोमुरा ने जहां न्यूट्रल की कॉल दी है, साथ ही 1780 टारगेट प्राइस रखा है, वहीं जेफरीज ने बाई की रेटिंग दी है, साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो 2120 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जेफरीज को इस पर्टिकुलर काउंटर में 20% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। देखिए, नोमुरा का मानना है कि प्री क्वार्टर 3 अपडेट जो है उसमें लोन और कासा में सुस्ती देखने को मिली है, साथ ही डिपॉजिट में भी नरमी आई है, और ग्रॉस AUM में भी कोई खासा इजाफा देखने को मिला नहीं है। लेकिन जेफरीज का मानना है कि हालांकि लोन ग्रोथ सुस्त रहा है, और इसके अलावा
अनुमान से धीमी रही है लोन ग्रोथ, लेकिन एयूएम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है यूएम में, और एयूएम ग्रोथ बेहतर है, रिटेल लोन भी बढ़ा है, साथ ही डिपॉजिट की बात करें तो उसमें भी 16% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा लोन टू डिपॉजिट रेशियो साल दर साल 99% गिरा है, और NIM एक ऐसा एरिया हो जिस पे फोकस बना रहेगा। ओके, ये है दोनों ब्रोकरेजेस का व्यू। खैर ये अपफ्रंट चर्चा हो चुकी है, देखते हैं HDFC बैंक कैसे बिहेव करेगा। दोनों तरह के नंबर्स हैं, जैसा चश्मा पहने आप, एडवांसेस फीक है तो डिपॉजिट्स थम्स अप है। बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अपडेट्स भी आए। कंचन कैसे लग रहे हैं? जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस की, जहां पे कस्टमर फ्रेंचाइजी 80.41 मिलियन से बढ़ के इस टाइम पे हो गई है 97.12 मिलियन की। ये साल दर साल का नंबर है। अगर डिपॉजिट बुक ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें करीबन 19% का एक अपसाइड देखने को मिला है। 68,800 करोड़ यहाँ पे नंबर सामने आया है। वहीं न्यू लोन बुक अगर देखी जाए तो यहाँ पे भी करीब 22% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट एयूएम ग्रोथ भी करीबन 28% बढ़ के आई है 3.98 लाख करोड़ की, यानी कि अगर हम Q3 में देखें केवल तो यहाँ पे करीबन 24,100 करोड़ का एक अपसाइड देखा गया है। अब बात कर लेते हैं बजाज हाउसिंग की। यहाँ पे जो एयूएम है उसमें करीबन 26% का इजाफा आया है साल दर साल, और इस टाइम पे जो नंबर है वो रजिस्टर किया गया है 1,08,300 करोड़ का, यानी कि अगर Q3 में अगर देखा जाए केवल तो एयूएम में करीबन 5,730 करोड़ का हमें एक अपसाइड देखने को मिला है। वहीं जो लोन एसेट है वो भी 95,550 करोड़ पे आ पहुंची है, जो कि पिछले साल इस टाइम पे थी 73,197 करोड़ की। तो नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं। ठीक लग रहे हैं ब्रोकरेजेस को, ऐसा लग रहा है कि नहीं श्रेया? बजाज फाइनेंस पे आई हैं रिपोर्ट्स? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस पर रिपोर्ट आई है। दो ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट अपनी जारी की, बैंक ऑफ अमेरिका और JP मॉर्गन ने। दोनों ही ब्रोकर्स इस पे बुलिश नजर आ रहे हैं। जहां बैंक ऑफ अमेरिका ने इसको बाय की कॉल दी है, साथ ही टारगेट प्राइस काफ़ी अच्छा दिया, 8,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। 20% का अपसाइड पोटेंशियल बैंक ऑफ अमेरिका को उस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। वही JP मॉर्गन ने ओवरवेट की कॉल दी है और टारगेट प्राइस जो है वो 7,300 का ही रखा है। लेकिन दोनों ही ब्रोकर्स का मानना है कि AUM ग्रोथ में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। साथ ही कंपनी का जो फोकस है अब वो क्रेडिट कॉस्ट पर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है। वहीं JP मॉर्गन का कहना है कि लोन में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, नए लोन में, और ये साल दर साल 22% बढ़ गया है। इसके अलावा क्वार्टर में देखिए, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में तो कस्टमर्स की भी संख्या बढ़ी है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। पसंद आ रहा है भाई। लंबी अवधि के लिहाज से बजाज फाइनेंस बढ़िया विकल्प है, और ये अपडेट्स में AUM ग्रोथ थम्स अप। कोटक महिंद्रा बैंक भी रडार पे रहेगा। कंचन क्या हुआ? सर यहाँ पे हमें नंबर्स तो नहीं देखने को मिले, बट यहाँ पे हमें जो कंपनी के CEO है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कंपनी से, और ये जो इफेक्टिव होगा वो होगा 15 फरवरी से। तो नंबर्स नहीं है, बट हाँ काफ़ी बड़ा एक हमें वो देखने को मिला है। CEO जो हैं वो CTO भी है, और ये बैंक फंसा हुआ है RBI की गाज में। खैर देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। हमने तो बिग स्टॉक्स में डिस्कस कर ही रखा है, तो इसको आगे और डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब कुछ और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। एक तो आई थी SBI कार्ड्स पे। श्रेया क्या अपडेट्स हैं? जी, SBI कार्ड्स पे भी दो ब्रोकर्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की। नुवामा और नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट जारी की। दोनों ही अपग्रेड कर दिया है, बाई की रेटिंग दी है, साथ ही टारगेट प्राइस भी ज़्यादा अंतर नहीं रखा है दोनों ही ब्रोकर्स ने। नोमुरा ने 825 रुपये प्रति टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 625 से लेकर, और नुवामा की बात करें तो 620 से बढ़ाकर इसको 850 रुपये प्रति शेयर टारगेट प्राइस कर दिया है। दोनों ही फर्म्स का मानना है कि Q3 फाइनेंशियल 2025 में क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल रहने की उम्मीद है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2026 में RBI के किसी भी रेट कट का इस पर्टिकुलर काउंटर को फायदा होता दिखेगा, ये साफ साफ अंडरलाइन है। और क्रेडिट कार्ड कर्ज में भी, डेट में भी मेट्रो का हिस्सा फाइनेंशियल ईयर 2023 से बढ़ रहा है। तो ये कुछ ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो इस इस पर्टिकुलर काउंटर को पुश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। SBI कार्ड्स, बाकी रेट कट्स आने हैं, शायद इस साल की पहली छमाही में आ रहे होंगे, तो वो पॉजिटिव होगा इस कंपनी के लिए। लेकिन दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज रडार पे। श्रेया, इस पे भी ब्रोकरेज रिपोर्ट? जी, CLSA की रिपोर्ट आई रिलायंस पर, और आउट परफॉर्म की कॉल दी है। साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो 1650 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि 24% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में CLSA को नज़र आ रहा है। CLSA का मानना है कि 2024 में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। साथ ही
जो स्टॉक करेक्ट होकर एक कंजर्वेटिव वैल्यू पर आ गई है। साथ ही ये जो और फर्म की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये जिस तरीके से गिरा है तो फर्म का मानना है कि अब एंट्री के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे 2025 में कई बड़े ट्रिगर्स आते हैं जो आ सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर काउंटर को पुश करते नजर आएंगे। इसके अलावा रिटेल प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार कमज़ोरी देखने को मिली थी जिसकी वजह से स्टॉक ड्रैग हुआ था, लेकिन अब उम्मीद है कि रिटेल वित्त वर्ष 2025 में दूसरी छमाही में एक वृद्धि हो सकती है वहाँ पे, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही जियो के एयर फाइबर ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इससे लग रहा है कि जियो का आईपीओ भी जल्द आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो CLSA को रिलायंस पर बुलिश बना रहे हैं। रिलायंस की चर्चा हो गई तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन, ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो ये रिपोर्ट सुन के अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिएगा। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेटने का वक्त, ब्रेक के उस पर आज का पहला सौदा। आज कैसे खुलेगा बाजार, हमारे साथ इसके लिए हो जाइए तैयार। कैसा है बाजार का सेटअप, FIs और DIs की क्या है पोजीशनिंग, क्या है मार्केट के लिए बड़े ट्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फ्यूचर इन ऑप्शन मार्केट की पूरी बारीकियां, कल के डेटा क्या कहती है डेरिवेटिव्स की रिपोर्ट। बाजार का हर छोटा बड़ा इंसाइट, नहीं छूटेगा कुछ भी, तैयारी होगी टाइट। लोकल के साथ ग्लोबल मार्केट की चाल, मैं बताऊंगा दुनिया के बाजारों का हाल। मार्केट की बड़ी एक्सक्लूसिव पे आपका गाइड, ब्लॉक डील हो या फंड रेजिंग, हर बड़ी खबर पे सबसे पहला इंसाइट। खबरों के खिलाड़ी देखिए मेरे साथ, बाजार की हर छोटी बड़ी खबर लगेगी आपके हाथ। ब्रोकरेज की कहाँ है नजर, बिग ब्रोकरेज बेट्स में दिखेगा पक्का असर। सत्ता के गलियारे की हर हलचल, पॉलिसी मेकर्स के हर फैसले पर पैनी नजर, बाजार, इकोनॉमी और आप पर असर डालने वाली हर खबर। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के काम की बात, समझिए मार्केट की पल्स मेरे साथ।